डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चौधरी। देखिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम विलियन की रस समीकरणमिति के बारे में डिस्कस करेंगे या विलियन की रस समीकरणमिति का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलियन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलियन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, विलियन इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, विलियन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कंपाउंड्स इज नॉन एज सॉल्यूशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक यौगिकों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कंपाउंड्स इज नॉन एज सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होता है ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। क्या सॉल्यूशन होता है? वास्तविक सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सॉल्यूट, जिसे कहते हैं विलेय, और दूसरा होता है सॉल्वेंट, जिसे कहते हैं विलायक। तो मैंने आपको बताया कि ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होते हैं या विलेय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं? जो कंपोनेंट विलियन के अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो कंपोनेंट विलियन के अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जो कंपोनेंट विलियन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेस अमाउंट का मतलब कम मात्रा। जो कंपोनेंट कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट। और जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है या लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अधिक मात्रा। तो मैंने आपको बताया कि जो कंपोनेंट विलियन के अंदर लार्ज अमाउंट या अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। क्लियर? तो सॉल्यूशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है कि जो कंपोनेंट विलियन के अंदर कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। जो लार्ज अमाउंट में होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि अपने पास एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास। ये एग्जाम्पल है, ये दे रखा है जल प्लस नमक का विलयन। जल प्लस नमक का विलयन, जल प्लस नमक का विलयन। अब देखिए, जल और नमक का जो विलयन होता है, इसमें जो नमक होता है ये कम मात्रा में होता है, इसलिए किसका काम करेगा? विलेय का। और जो जल होता है वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, किसका काम करता है? विलायक का काम करता है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अपने को दे रखा है चीनी एवं जल का विलयन, चीनी एवं जल का विलयन, चीनी एवं जल का विलयन, चीनी एवं जल का विलयन। इसमें जो चीनी होती है कम मात्रा में होती है, इसलिए किसका काम करती है? विलेय का। और जो पानी होता है अधिक मात्रा में होता है, किसका काम करता है? विलायक का काम करता है। तो देखिए, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट। ठीक है, सोडियम जो क्लोराइड होता है, नमक क्या होता है? NaCl। नमक क्या होता है? NaCl। तो क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड साल्ट
solution of water and sugar। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो कंपोनेंट विलयन के अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है सॉल्यूट, जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट। अब देखिए, ये तो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताई। सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है विलयन। लेकिन इसमें एक शब्द आया है सममांगी। सममांगी का मतलब क्या होता है देखिए स्टूडेंट, सममांगी इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनस। सममांगी का मतलब होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सममांगी का मतलब होता है समान। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंतर्गत जो सॉलिड होता है और सॉल्वेंट जो होता है उसका संगठन संपूर्ण सॉल्यूशन के अंदर यदि समान रहता है तो उसे कहते हैं सममांगी विलयन। क्या कहते हैं सममांगी विलयन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंतर्गत सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का संगठन कैसा रहता है समान रहता है वो क्या कहलाता है सममांगी विलयन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, माना कि ये कोई कंटेनर दे रखा है, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है पानी वाटर, और इसके अंदर आपने माना कि 10 ग्राम चीनी 10 ग्राम शुगर को क्या कर दिया डिजोल्व कर दिया। तो डिजोल्व करने के पश्चात ये जो विलयन बनेगा, इस विलयन के अंदर ये जो शुगर होगी और ये जो पानी होगा दोनों का जो संगठन होगा वो कैसा हो जाएगा एक समान होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको पता नहीं है, एक लोटा पानी था, उसके अंदर पहले से चीनी घुली हुई थी और आपने कहा कि मुझे पानी दे दीजिए। जब वो लोटा में आपको पानी देते हैं तो आपको पानी नज़र आता है, ऐसा नहीं पता रहता है कि उसके अंदर चीनी मिली हुई है। जब आप पानी को पीते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि इसके अंदर कोई चीनी या नमक क्या है मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि विलयन बनने के पश्चात जो विलय पदार्थ था और जो विलायक था उन दोनों का संगठन कैसा हो गया समान हो गया। कैसा हो गया समान। तो सममांगी का मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित विलय पदार्थ और विलायक दोनों का संगठन कैसा हो जाए समान हो जाए उसको कहते हैं हम सममांगी विलयन। और सममांगी जो विलयन होता है इसके अंदर जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनको कभी भी भौतिक विधियों द्वारा सेपरेट नहीं किया जाता। क्लियर। दूसरा होता है विषमांगी विलयन। दूसरा कौन सा होता है विषमांगी विलयन। दूसरा कौन सा होता है विषमांगी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, दूसरा कौन सा बताया मैंने विषमांगी। विषमांगी इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोजीनस। विषमांगी का मतलब क्या होता है कि विलय पदार्थ और विलायक दोनों का संगठन कैसा हो अलग अलग हो। ऐसा विलयन क्या कहलाएगा विषमांगी विलयन। विलय पदार्थ और विलायक दोनों का संगठन कैसा हो अलग अलग हो उसे क्या कहेंगे आप विषमांगी विलयन। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे अनाज है, अनाज में क्या मिले रहते हैं मिट्टी और कंकड़। अनाज एवं मिट्टी कंकड़ का मिश्रण। ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल होता है विषमांगी विलयन का। किसका एग्जाम्पल होता है विषमांगी विलयन का। सेकंड एग्जाम्पल लें हम, जैसे ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इस तरीके से पानी भरा हुआ है। इसके अंदर क्या करते हैं आप तेल की बूंद डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं तेल की बूंद। तो तेल की बूंद अलग हो जाती हैं और पानी अलग हो जाता है। ठीक है। तेल की जो बूंदें होती हैं अलग से गोलाकार शेप में आपको दिखाई देती हैं और पानी आपको अलग दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तेल होता है उसका कंपोजिशन अलग है और जो वाटर होता है उसका कंपोजिशन अलग है। तो तेल और जल का जो मिश्रण होता है वो भी कैसा होता है विषमांगी। कैसा होता है विषमांगी विलयन। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट।
तो ये मैंने अभी आपको बिलियन की डेफिनेशन बताई। बिलियन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो बिले होता है, दूसरा क्या होता है, ब्लैक। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये दो पदार्थों से मिलकर बनने वाला जो बिलियन होता है उसको कहते हैं हम द्विअंगी विलयन। तीन पदार्थों से मिलकर बनने वाला जो बिलियन होता है वो कहलाता है त्रिअंगी विलयन। और चार पदार्थों से मिलकर बनने वाला जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, चतुरंगी विलयन। इस तरीके से आप जितने पदार्थ काम में लेंगे उसी के हिसाब से बनने वाले जो विलयन होंगे उनके नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक होता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। अब देखिए विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है कि विलयन की कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। तो विलयन की कंसंट्रेशन क्या होती है कि किसी निश्चित विलायक में घुली हुई किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा, किसी निश्चित विलायक में घुली हुई किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता। किसी निश्चित विलायक में घुली हुई किसी पदार्थ की अधिकतम जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। देखिए इंग्लिश में किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन सर्टेन सॉल्वेंट, इट इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। दोबारा सुनिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन सर्टेन सॉल्वेंट, इट इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो मैंने आपको विलयन की कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बता दी कि किसी निश्चित विलायक में घुली हुई किसी पदार्थ की अधिकतम जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, विलयन की कंसंट्रेशन कहलाती है। विलयन की जो कंसंट्रेशन होती है इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं, सी से दर्शाते हैं। और सी बराबर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, सी बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी। सी बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी। वीआर एन क्या होता है, वीआर एन बराबर होते हैं विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। और बी क्या होता है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। बी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यदि विलयन के आयतन को मैं कितना मान लूँ, 1 लीटर मान लूँ, तो सी अपने पास क्या आ जाएगा, एन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो समीकरण 1 से हम विलयन की कंसंट्रेशन को आप दूसरी तरीके से ही परिभाषित कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के जो मोलों की संख्या होती है उसे भी क्या कहते हैं, हम विलयन की कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। और ये जो कंसंट्रेशन होती है इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए इसकी यूनिट या मात्रक क्या होता है, मात्रक एक दूसरा नाम होता है निम्न इकाई। अब देखिए इसकी इकाई या मात्रक क्या होता है, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। तो ये मैंने अभी आपको विलयन की कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बताई। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि विलयन की कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के रूप।
विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले रूप देखिए इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन in terms of express the concentration of solution। सॉल्यूशन को व्यक्त करने वाले रूप विलयन की जो सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने के दो रूप होते हैं। दो रूप कौन कौन से होते हैं? देखिए स्टूडेंट, दो रूप कौन कौन से होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला होते हैं, हिंदी में कहते हैं भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक, इनको इंग्लिश में कहते हैं वेट वॉल्यूम यूनिट्स। वेट वॉल्यूम यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि भार आयतन मात्रक का मतलब क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ होता है उसकी मात्रा तो आपको भार में लेनी होगी और जो विलयन होगा उसका आयतन लेना होगा। तो ऐसे मात्रक क्या कहलाएंगे? भार आयतन मात्रक। बी मात्रक जिनमें विलेय पदार्थ को भार में और विलयन की जो मात्रा होती है उसको आयतन में मापते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भार आयतन मात्रक। अब भार आयतन मात्रक कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? देखिए पहला जो होता है, पहले का नाम होता है मोलरता, इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है नॉर्मलता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मलिटी। और थर्ड जो होता है वो होता है फॉर्मलता, इंग्लिश में इसको कहते हैं फॉर्मलिटी। चौथा जो होता है वो होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान आयतन परसेंट। और पांचवा होता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, तो जो भार आयतन जो मात्रक होते हैं उनको हम 5 टर्मों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली होती है मोलरता, दूसरी होती है नॉर्मलता, तीसरी होती है फॉर्मलता और चौथी होती है मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान आयतन परसेंट। और पांचवा होता है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे कहते हैं आयतन प्रतिशत। अब दूसरे जो यूनिट होती हैं वो होती हैं वेट यूनिट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं भार मात्रक। भार मात्रक, इंग्लिश में कहते हैं वेट यूनिट्स। वेट जो यूनिट्स होती हैं इनका मतलब क्या होता है कि जो विलेय पदार्थ होगा वो भी भार में होगा और जो विलायक की मात्रा होगी वो भी किस में होगी? भार में होगी। तो ऐसे मात्रक जिनमें विलेय पदार्थ और विलायक दोनों की मात्रा को भार में डिनोट किया जाता है उनको कहते हैं भार मात्रक, ठीक है। अब ये भार मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पहला जो प्रकार होता है वो होता है मूललता। पहला जो प्रकार होता है वो होता है मूललता, इंग्लिश में कहते हैं मोलिलिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलिलिटी। सेकंड जो होता है वो होता है मूल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं मूल अंश। मूल अंश का एक दूसरा नाम और होता है मूल भिन्न, इंग्लिश में इसका एक ही नाम होता है मूल फ्रैक्शन। मूल फ्रैक्शन। सेकंड जो होता है वो होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, जिसे कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशत। चौथा जो होता है वो होता है ppm,
जिसका फुल नेम होता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसका फुल नेम होता है पार्ट्स पर मिलियन। और पांचवी जो होती है वो होती है पीपीवी, जिसको कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन। क्या कहते हैं? पार्ट्स पर बिलियन। तो मैंने अभी आपको बताया कि बिलियन की जो कंसंट्रेशन है उसको व्यक्त करने वाले जो रूप होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं भार आयतन मात्रक और दूसरे कौन से होते हैं? भार मात्रक। ठीक है, जो भार आयतन मात्रक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और भार मात्रक भी 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जितने भी भार आयतन मात्रक होते हैं इनका जो बिलियन होता है उस बिलियन का यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो भार आयतन जो मात्रक होते हैं इनके मान क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, क्योंकि बिलियन का टेम्परेचर बढ़ाने पर बिलियन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि मूलर ताप पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको बताना है कि यदि आपने बिलियन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बिलियन की जो मूलरता होगी वो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बिलियन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं भार मात्रक, वेट यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। ये टोटल 5 प्रकार की बताई। इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि जो मास होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मास नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्लियर हुआ। अब देखिए, मैं एक एक यूनिट्स का मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि मोलरिटी क्या होती है, नॉर्मलिटी क्या होती है, फॉर्मलिटी क्या होती है। तो देखिए,